वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सरदार असद खालिक और अभी हम मौजूद हैं देसी डेरा के स्टूडियो में। और आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है सरदार शौकत महमूद साहब। और ये सरदार शौकत महमूद साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो हैं वो एक्टिव प्रेसिडेंट हैं। तो आज आइए इनसे हम बात करेंगे कि आइंदा जो हालिया हमारे इलेक्शन आने वाले हैं, इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। जो कारकुनान हैं उनमें एक बड़ी बेचैनी और इंतशार की कैफियत पाई जाती है, उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि पहले तो ये बताएं कि इनका जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो ये सरअंजाम दे रहे हैं, और इस तनाजुर में जो सियासी सूरत हाल है इनका क्या नुक्ता नज़र है जी कश्मीर के हवाले से। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले देसी डेरा जो मीडिया ग्रुप है उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कैम टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे मदऊ किया। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट एसोसिएशन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो ब्यूरो चीफ्स हैं उन पर मुश्तमिल एक मुंतखब तंजीम है, जिसका हर साल जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन होता है और इलेक्शन के ज़रिए मैं तीसरी दफ़ा इसका सदर मुंतखब हुआ हूँ। तो अभी हमारा चौथा इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर जो जड़वां शहर हैं उनकी एक मुतर्रक और फ़ाल साफ़ती तंजीम है। तो आपने यहाँ सियासियात के हवाले से बात की, सियासी कारकुनों के हवाले से बात की और आज़ाद कश्मीर के जो आने वाले इंतखाबात हैं उनमें जो सियासी कारकुनों की बेचैनी है उस हवाले से बात की। और बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, जो आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर का जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपनी इलेक्शन की तैयारियाँ अपने अपने अंदाज में जो है उसको प्रमोट कर रही हैं। और आपने यहाँ पे सियासी कारकुनों की बात की, तो मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुन जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो वो इस सोसाइटी का सबसे कीमती सरमाया है, क्योंकि सियासी कारकुन जो है बगैर किसी मुआवजे के वो अवामी हुकूक की जंग लड़ता है, अपनी पार्टी के लिए को मजबूत करता है, उसको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इक़्तिदार में मौका मिलता है तो फिर उन सियासी कारकुनों को जो हकदार सियासी कारकुन हैं उनको नज़रअंदाज करके तो दौलत की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर, ज़ाती तल्लक की बुनियाद पर लोगों को हुकूमत में एडजस्ट किया जाता है और जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो उनकी अफादियत उस तरह नहीं रही और वो उस तरह से मजबूत भी नहीं रही। अच्छा, आम तासुर देखने में अभी ये आया है कि जो भी इलेक्टेड पार्टी होती है पाकिस्तान में तो कश्मीर में उसका जो असर और रसूख है और जो उसका अमल दखल है वो इस हद तक बढ़ गया है कि यहाँ की जो इलेक्टेड पार्टी होती है वही वाली गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस हवाले से मुझे ये बताएं कि क्या ये जो जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जिस तरह से ट्रायल होते हैं या इलेक्शन होते हैं, क्या ये उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं है कि इलेक्टेड पार्टी पाकिस्तान में जो होती है उसी की गवर्नमेंट कश्मीर में बन जाती है? इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की। जब से आज़ाद कश्मीर मार्ज वजूद में आया है 1947 से लेके इस वक्त तक, ख़ास तौर पर 70 की दहाई के बाद जो वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है उसमें बिल्कुल जो पार्टी यहाँ पे बरसर इक़्तिदार होती है उसी की वहाँ पे हुकूमत बनती है। आप पीपल्स पार्टी का दौर देखें, फिर नून का देखें और अभी चूँकि पीटीआई की हुकूमत है और बिल्कुल चूँकि गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता ये चूँकि मुतनाज़ा इलाक़ा जात हैं तो इसमें जो वफाक के असरात हैं वो बड़े गहरे असरात हैं और लोगों का रुझान यही होता है कि हमारे जो कामकाज हैं, मामलात हैं वो मरकज़ के साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि मरकज़ ने ही फ़ंड्स वहाँ पे फराहम करने हैं। कोई आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी इंडस्ट्री नहीं है या कोई इस तरह का अपना उसका नहीं है, वो एक चूँकि एक सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है वफाक की। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि जो यहाँ पे वफाक में हुकूमत होती है वही वहाँ पे होती है। और इस वक्त भी जो रुझान हमें नज़र आ रहा है वो भी यही है। लोगों का जो आप देख रहे हैं कि इलेक्टेबल्स पीटीआई में जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग भी टूट रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी टूट रहे हैं, तो ये एक रुझान वहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो इस हवाले से ये कोई अच्छी रवायत भी नहीं है। लोगों को वहाँ पे फैसले खुद करने चाहिए और जो कैंडिडेट खा उसका तल्लुक पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो या नून से हो, जो आवाम की हुकूक की बात करे उसको वहाँ पे इलेक्शन में लाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना आप 100% ये नहीं कह सकते कि सारे लोग, लेकिन यहाँ पे चूँकि माजरीन की 12 नशिस्तें हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें सूबा पंजाब के अंदर 10 सीटें 9 सीटें, 1 केपी में है और 2 सिंध के अंदर हैं, तो उसके असरात भी आज़ाद कश्मीर के अंदर पड़ते हैं। और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ज़ाहिर है वफाक के असरात हैं, वहाँ पे
फंड्स यहाँ से जाते हैं, सारे मामला यहाँ के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ असरात हैं, और फिर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी वहाँ पे मजबूत जड़ें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देख लें, मुस्लिम लीग नून को देख लें, जमात इस्लामी को देख लें, PTI जो है उसकी जड़ें वहाँ पे पब्लिक के अंदर हैं। और इसमें जो है वो सारा कसूर मैं समझता हूँ कि वफाक का कसूर ही नहीं है, बल्कि हमारी जो लीडरशिप है वहाँ की, वो भी चूँकि ज़्यादातर जो है वो वफाक की पार्टियों के साथ बड़े, जितनी हमारी लीडरशिप हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनका अपना असर सूख भी है, वो ज़्यादातर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हैं। और यही वजह है कि फिर वही लोग कामयाब होके तो वहाँ पे असेंबली में के अंदर पहुँचते हैं। अच्छा, देखने में ये आया जी कि तब्दीली का नारा बड़े ज़ोरों शोर से आबोताब के साथ अपने उरूज पे था, मगर तब्दीली की जो हवा चली थी वो वक्त गुजरने के साथ हमने यही देखा कि जो चेहरे थे वही जो पुराने चेहरे थे, वही जो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उन लोगों ने ये है कि इलेक्टेड पार्टी को ज्वाइन किया और वो बड़े पारसा बन गए और उनके ऊपर जो चार्ज थे वो नहीं रहे। तो आप क्या समझते हैं कि जो कश्मीर की सियासत की बात करें, वफाक की सियासत की हम बात करें, तो ये जो चेहरे हैं जो बार बार इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, और कभी एक पार्टी में वो शामिल होते हैं और कभी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, उनका ना तो अपना कोई नज़रिया होता है, उनका नज़रिया ना तो सियासत होती है ना खिदमत होती है, उनका नजरिया मुफाद होता है। तो वो जिस पार्टी में भी देखते हैं कि उनको मुफाद नजर आता है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इस हवाले से जो पार्टी रहनुमा है, जो पार्टी के चेयरमैन है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों का रास्ता उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको, उन लोगों को इनको वेलकम करने के बजाय इन लोगों को ऐसी हिकमत अमली नहीं वज़ा करनी चाहिए कि ऐसे लोगों का रास्ता रोके ताकि ये जो हमारा मुल्क है ये तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की। ये जो कि हमारा जो ख़ास तौर पर जो साउथ एशिया रीजन है, इसमें एक रुझान बन गया है कि लोग जो है वो इक़्तिदार की पार्टी की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा इलाका बुनियादी तौर पर जो है, और ये जो साउथ एशिया रीजन है बहुत पसमानदा इलाका है। एक तो कुछ लोगों का एक पॉजिटिव उनकी अप्रोच होती है कि अपने इलाके के कामकाज हो जाएं, लेकिन दूसरा एक रिवाज बन गया है कि लोग ज़्यादातर जो है वो इक़्तिदार पसंद हो गए हैं। इक़्तिदार में रहना हर दो सूरतों में वो इक़्तिदार से अलग नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादातर उनका यही रहा कि इक़्तिदार के लिए, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ रियासती गैर रियासती की भी बात होती है और रियासती पार्टियों की भी बात होती है, लेकिन ये है कि जो पार्टियाँ रियासती गैर रियासती का नारा लगाती हैं, अभी आप सरदार अतीक साहब को देख लें कि एक तरफ तो वो गैर रियासती रियासती की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वफाक के अंदर बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसके साथ जो है वो अलायंस करने के लिए दिन रात उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो ये एक रुझान खुद हमारे लोगों ने, हमारे सियासतदानों ने पैदा किया हुआ है। और जो लोग, जो पॉलिटिकल कारकुन, मैं समझता हूँ कि कोशिश यही करनी चाहिए कि, लेकिन ये है कि जब सियासी कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, ज़्यादती होगी, तो वो अल्टीमेटली अपना दूसरा रास्ता भी देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कारकुनों के साथ उनके हुजम के मुताबिक, उनके टैलेंट के मुताबिक अगर उनको मौका फराहम करें तो फिर ये नौबत ही ना आए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ जो जनरल पॉलिटिकल वर्कर होता है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और दौलत की बुनियाद पे, रिश्ते की बुनियाद पे, तल्लक की बुनियाद पे लोगों को सामने लाया जाता है। यही काम पीपल्स पार्टी ने किया, जनरल लोगों को नज़रअंदाज किया। बहुत सारे लोग नौदौलतिये थे और उनको बरादरियों की बुनियाद पे, इलाकों की बुनियाद पे, सिफारिश की बुनियाद पे ओहदे दिए गए और जनरल लोगों को नज़रअंदाज किया गया। इसी तरह मुस्लिम लीग के अंदर, अभी PTI के अंदर भी यही सूरत हाल है, लेकिन जहाँ तक इमरान खान की ज़ात का तल्लक है वो ज़ाती तौर पर इसके खिलाफ हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द कुछ टीम ऐसी इकट्ठी हो गई है कि जो उनका जो मंशूर था, जो उन्होंने नज़रिया दिया था PTI का, एक चेंज का, तब्दीली का, आम सियासी कारकुन का, मोरूसी सियासत के खिलाफ जो उन्होंने बात की थी, उसको भी धचका लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की, मैं गैर जानबदारी के साथ आपको कहता हूँ कि वाहिद उम्मीद की किरण जो है इमरान खान है, इस हवाले से कि चूँकि वो मोरूसियत को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देखें उसमें एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फैमिली लिमिटेड कंपनीज बना दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज से। बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा पिदरम सुल्तान बूथ जो है ना, एक शहनशाहियत उन्होंने कायम कर दी है। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल वर्कर्स का हक है जो जदोजहद करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, जिन्होंने जेलें काटी, मुश्किलें बर्दाश्त की, माशाल्लाह दौर का मुकाबला किया, उनको नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों को या तो किसी बड़ी बरादरी के बुत को सामने लाया जाता है या पैसे की बुनियाद पर लोगों को लाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बिल्कुल हौसला शिकनी करनी चाहिए। और जो पैसे का अमल दखल सियासत के अंदर हो गया है, इसने सियासी कारकुनों जो जदोजहद को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जिस तरह की आपकी नेशनल और इंटरनेशनल मामलात के ऊपर गहरी नज़र है और सियासत में आप खासी दिलचस्पी लेते हैं, तो आपकी जो राय है या आपका जो ओपिनियन है इस हवाले से कि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें किस पार्टी को, सियासी पार्टी को आप कामयाब होता हुआ कश्मीर में देख रहे हैं जी?
देखें जी, जो रुझान है असद साहब, उसमें तो जो लग रहा है उसमें तो पीटीआई का ही लग रहा है मुझे, जिसकी मैंने पहले आपको निशानदेही की कि चूँकि लोगों के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। दूसरा, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गलतियां इस कदर की हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि लोग फिर नेक की तलाश में होते हैं। तो इसलिए जो रुझान बन रहा है वो रुझान तो मुझे पीटीआई का लग रहा है, लेकिन मुकाबला उसमें काफ़ी टफ होगा और नताइज कुछ भी आ सकते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो रुझान बना हुआ है वो पीटीआई के हवाले से है, और बावजूद इसके कि महंगाई भी है, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन लोग जो है वो इमरान खान से फिर भी तवक्को रखते हैं। कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो उन्होंने बड़े जानदार तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ा, इसी तरह जो गुफ्तगू वो करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो एक आम आदमी को अपील करती है। मोरूसी सियासत के हवाले से, बाकी जो लोगों के मसाइल हैं, और एक जो पिसा हुआ तबका है उसके हवाले से, और फिर जो कब्ज़ा ग्रुप हैं सियासत के अंदर, जो साल आ साल से जिन्होंने नस्ल दर नस्ल जो है लोगों को गुलाम बना रखा है, सियासी कारकुनों को गुलाम बना रखा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज भी जो है बावजूद इन मुश्किल तरीन हालात के, महंगाई के इस तल्ख तरीन दौर में भी लोगों की जो तवज्जो का मरकज़ मेरे नज़दीक इस वक्त जो है, एक जो मेरा गैर जानबदाराना जो एनालाइज है वो यही है कि वो इमरान खान की तरफ लोग देख रहे हैं अभी, लेकिन उनके पास वक्त कम है। मैं आपसे आखिरी सवाल करते हुए आप ये गुफ्तगू का सिलसिले को समेटूंगा। कश्मीर के हवाले से ये है कि अब ज़ाहिरी बात है कश्मीर के 3 फ़रीक़ैन हैं, ठीक है। इस हवाले से जो उसूली मौक़िफ़ है वो क्या होना चाहिए, और कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या समझ रहे हैं कि कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ क्या होने जा रहा है, और कश्मीर आइंदा आने वाली जो सूरत हाल है उसमें कश्मीर का जो नक्शा है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा? देखें जी, कश्मीर के हवाले से आपने बात की, तो इस वक्त जो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो ना दी हो। जान की कुर्बानी दी है, माल की दी है, हमारी बहनों बेटियों ने अपनी इस्मतों की कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी जो है बहुत बड़ी कुर्बानी है। तारीख़, कोई भी तहरीक आप दुनिया की उठा के देख लें, आज़ादी की इतनी बड़ी तारीख वो नहीं पेश कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर कश्मीरियों को कामयाबी देगा। और इसके हल के हवाले से आपने बात की, तो उसका हल जो है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसी के फ्रेमवर्क में हो सकता है, और उसमें मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़, हक़ खुद इरादियत, जो इंटरनेशनल जो इंसानी हुकूक़ का चार्टर है उसके मुताबिक है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की खुद पास करदा करारदादें उसमें मौजूद है, उसके मुताबिक कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का खुद इख्तियार दिया जाए। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, ये कश्मीरियों को हक़ देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हक़ दिए बगैर आप कश्मीर के मसले का हल नहीं कर सकते, और इस मसले को हल किए बगैर आप ये कहें कि साउथ एशिया रीजन के अंदर अमन होगा, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दीवाने का ख्वाब है। और ये जो पाकिस्तान की जो अटामिक, जो बल्कि 3 अटामिक पावर हैं, चाइना है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, और इनके दरमियान जो है वो कश्मीर को बिल्कुल सैंडविच बना के रख दिया गया है। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की जदोजहद जो ख़ास तौर पर वैली के हैं उनकी जदोजहद जो है वो ज़रूर कामयाब होगी, और इंशाअल्लाह ताला। और आपके इस जो मीडिया चैनल है इसके हवाले से भी, इसकी वसातत से मैं सारी इंटरनेशनल दुनिया से ये मुतालबा करता हूँ कि वो कश्मीरियों की हक़ पे मबनी जदोजहद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है, वो उसको कश्मीरियों की सपोर्ट करनी चाहिए उनको। और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है कश्मीर का जो मसला है उसको सुना जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त जो है हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को फैसला कौन इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि कश्मीरी अपनी मैक्सिमम कुर्बानी दे चुके हैं। तो आखिर में मैं यही अपील करना चाहता हूँ पूरी दुनिया से कि मज़लूम कश्मीरियों का साथ दें और उनको आज़ादी दिलाएं। नाज़रीन, ये थे सरदार शौकत महमूद साहब, बड़ी इनकलाबी सोच के हामिल, और इनके ख्यालात को आपने जाना। और अभी चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो मुझे और मेरे जो मेहमान हैं शौकत महमूद साहब को देसी डेरा के स्टूडियो से अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।